हाय एवरीवन। आज हम लेकर आए आपके लिए एक नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है कैपेसिटी रिक्वायरमेंट या आप कह लो कैपेसिटी प्लानिंग। तो एक बार मैं दिखा, जब आप मॉड्यूल 2 में जाओगे तो मॉड्यूल 2 में ये चैप्टर आपको नजर आएगा कैपेसिटी प्लानिंग। इससे पहले वाला चैप्टर था डिमांड फोरकास्टिंग, जिसका हमने पिछली क्लास के अंदर पूरा रिवीजन करा डिमांड फोरकास्टिंग के अंदर। आज हम बात कर रहे हैं कैपेसिटी प्लानिंग के अंदर। तो कैपेसिटी प्लानिंग कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के अंदर कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं, वो हम डिस्कस करके इस चैप्टर का पूरा रिवाइज हम कर लेते हैं। 4 क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल में है। पेड क्लास के अंदर मैंने बहुत सारे आपको स्कैनर के क्वेश्चन कराए पास्ट ईयर में, इससे चैप्टर से काफी क्वेश्चन आते हैं। पास्ट ईयर आप उठाओगे ना पेपर, वहां पर देखिएगा आपको कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम सभी क्वेश्चंस को एक एक क्वेश्चन ऐसा लेंगे जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट का है, उनका रिवीजन करेंगे एंड हमारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर पाओ वो आपके ऊपर है। बात करते हैं कैपेसिटी रिक्वायरमेंट की। तो कैपेसिटी रिक्वायरमेंट एक्चुअल में होता क्या है, जब भी हम ओएम का कोई भी चैप्टर करते हैं तो सबसे पहले हम उस चैप्टर के नाम को समझते हैं। आपने इतने सारे ओएम के चैप्टर मेरे से पढ़े हैं, आपने हमेशा, मैंने हर चैप्टर के अंदर आपको नाम का एक्सप्लेनेशन जरूर दिया है। डिमांड फोरकास्टिंग हमने पढ़ा था, उसके अंदर हमने पढ़ा था डिमांड फोरकास्टिंग होता क्या है। हमने जॉब एलोकेशन पढ़ा, असाइनमेंट जो हम कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा, नेटवर्किंग पढ़ा, प्रोजेक्ट प्लानिंग जिसे हम कहते हैं। तो वो सभी का हमने क्या सीखा कि एक्चुअली में ये चैप्टर है किस लिए। तो सिमिलरली आज हम बात कर रहे हैं कैपेसिटी रिक्वायरमेंट की, और कैपेसिटी रिक्वायरमेंट कहता है कि भैया देखिए, किसी भी प्रोडक्शन ऑपरेशन को पूरा करने के लिए, कोई प्रोडक्शन है या ऑपरेशन है, किसी भी चीज का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन हम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उस प्रोडक्शन या ऑपरेशन को पूरा करने के लिए किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, मशीन, इक्विपमेंट्स, लेबर, किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, उसी रिक्वायरमेंट को कैपेसिटी रिक्वायरमेंट कहते हैं। कि हमारे पास इतनी रिक्वायरमेंट हमें लगेगी इस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए। आइए मैं इसका एक डेफिनेशन आपको लिखवाता हूँ एंड फिर उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। चलिए लिखेंगे कैपेसिटी रिक्वायरमेंट कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग इज अ टेक्निक, सीआरपी कहते हैं, इज अ टेक्निक। देखिए वैसे तो कैपेसिटी प्लानिंग के अंदर रिक्वायरमेंट आता है, बट इसका जो मेजरली पार्ट है वो रिक्वायरमेंट की बात ही करता है। हालांकि चैप्टर के अंदर थ्योरी भी है, तो आप थ्योरी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, यूट्यूब पर डाली हुई है मैंने वीडियो। विच डिटरमाइन which determine which determines what equipment and labor, what equipment and labor capacity are required to meet the production object. Required to meet the production object। देखते हैं क्या मतलब है इसका। कहता है जी कैपेसिटी प्लानिंग रिक्वायरमेंट क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जो हमें ये बताती है कि क्या इक्विपमेंट या कितनी लेबर कैपेसिटी की हमें जरूरत है अपने प्रोडक्शन ऑब्जेक्ट को मीट करने के लिए। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ चैप्टर का बेसिक मतलब क्या है। देखिए हमारा एक कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी का एक प्रोडक्शन ऑब्जेक्ट है। प्रोडक्शन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि हाँ हमें कितने यूनिट का प्रोडक्शन करना है, ये प्रोडक्शन ऑब्जेक्ट है। तो इस कंपनी ने अपना प्रोडक्शन अपना रखा 10,000 यूनिट पर ईयर कि एक साल में हम 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे। अब आप ऑपरेशन मैनेजर हो। आप कौन हो? ऑपरेशन। जब आप ओएम पढ़ते हो ना तो आप एक ऑपरेशन मैनेजर बन जाते हो। तो आप किसी कंपनी के एज एन ऑपरेशन मैनेजर की पोस्ट पे लगे हो। तो आपसे यह पूछा जा रहा है
अगर हमें एक साल में 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है तो हमें कितनी लेबर और कितनी मशीन की रिक्वायरमेंट होगी। क्या बोला मैंने कि आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए, कंपनी आपसे पूछ रही है एज ऑपरेशन मैनेजर, आप ऑपरेशन मैनेजर हो, आप बताओगे। आप कैसे बताओगे ये चीज, वो हम बात की बात सीखेंगे। पर अभी आपसे क्या पूछा जा सकता है कंपनी में, जब आप एज ऑपरेशन मैनेजर रखोगे तो कंपनी आपसे पूछे कि देखिए दोस्त, हमें 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है एक साल में, तो मुझे बताइए कितनी लेबर या कितने मशीन की रिक्वायरमेंट हमें होगी इस प्रोडक्शन ऑब्जेक्ट को मीट करने के लिए। तो इस प्रोडक्शन ऑब्जेक्ट को मीट करने के लिए, इस प्रोडक्शन ऑब्जेक्ट को मीट करने के लिए, मीट मतलब पूरा करने के लिए हमें कितनी लेबर, कितनी लेबर एंड मशीन की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्वेश्चन ये कहता है कि इस प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए हमें कितनी लेबर या मशीन की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैंने कहा कि एक काम करो, आपको जो रिक्वायरमेंट है, आपको कितनी मशीन की लेबर रिक्वायरमेंट है, तो ऑपरेशन मैनेजर ने निकाला कि देखिए लेबर तो हमें 20 लेबर चाहिए और कम से कम 5 मशीन चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। अब ये निकाला कैसे गया, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया हवा में, पर इसको निकालने की टेक्निक होती है, उसी टेक्निक को कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग कहते हैं। बस, तो कैपेसिटी रिक्वायरमेंट एक टेक्निक है क्या करने की, ये निकालने की कि कितने लेबर और कितनी मशीन लगेगी इस प्रोडक्शन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए। दिस इज द लॉजिक ऑफ दिस चैप्टर। बस समझ में आ गई। तो हमें बेसिकली निकालना क्या है, हम क्या करेंगे, एक ऐसी टेक्निक लगाएंगे, टेक्निक लगाकर ये निकाला जाएगा और उस टेक्निक को कैपेसिटी रिक्वायरमेंट टेक्निक कहते हैं। लो भाई, तो चैप्टर का मतलब आपको समझ में आ गया है कि चैप्टर का है क्या। हालांकि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी थ्योरी है जो मैं अपनी पेड क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आपको यहां कहा भी नहीं है कि रिवीजन में डिस्कस करूंगा, रिवीजन में सिर्फ प्रैक्टिकल पार्ट डिस्कस करेंगे ओएम के। मैंने आपसे कहा था आगे जाकर देखते हैं कि अगर कोई थ्योरी कराने का अगर पर्पज रहा तो आगे जाकर मैं थ्योरी का रिवीजन कराऊंगा। एज ऑफ नाउ अभी हम प्रैक्टिकल पार्ट का रिवीजन कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल। बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये हमारे पास पेपर के अंदर 3 थ्योरी आएगी, जिसमें से एक क्वेश्चन में 2 थ्योरी पूछेगा और दूसरे क्वेश्चन में 1 थ्योरी पूछेगा। तो जिस क्वेश्चन पे 2 थ्योरी पूछता है उसको आप छोड़ देना, क्योंकि हमें 2 क्वेश्चन छोड़ने के चांसेस होते हैं। हमारे पास 7 क्वेश्चन होते हैं, 7 में से 2 हमें छोड़ने होते हैं, 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो वो थ्योरी छोड़ देना जो ओएम की आएगी, जिसको आपको समझ नहीं आ रही हो, क्योंकि ओएम की थ्योरी याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हम बात करते हैं सर क्वेश्चंस की। यही अब हम ये कैसे निकालेंगे कि 20 लेबर 5 मशीन चाहिए, तो यही निकालने के लिए हम अब क्वेश्चन को देखते हैं। चैप्टर का आपको समझ में आ गया क्या मतलब है। तो आइए एक बार क्वेश्चन निकालो, बुक निकालो 2.2 कैपेसिटी प्लानिंग चैप्टर का नाम है। इसी के अंदर रिक्वायरमेंट आता है, आपको दिखा देता हूँ कहां पर आएगा, फिर आप कहोगे कि सर ये तो प्लानिंग था, आप रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हो। ये रहा कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग। कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग इज अ टेक्निक व्हिच डिटरमाइन व्हाट इक्विपमेंट एंड लेबर पर्सनल आर रिक्वायर्ड टू बी मेड द प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव। ठीक है सर, तो ये वाली लिखवाई थी मैंने आपको लाइन। अब आइए, पहले तो देखिए, आप समझिए कि क्वेश्चन क्या कहता है, और जब आप क्वेश्चन क्या कहेगा अगर वो समझ लोगे तो आंसर पे निकालना आपको इजी हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, एक डिपार्टमेंट है जो 8 घंटे की शिफ्ट करता है एक दिन में, और पूरे साल में 250 दिन काम करता है।
मतलब पूरे साल में 365 दिन काम होता है, 365 होते हैं पूरे साल में दिन, तो उस 365 में से सिर्फ 250 दिन ही वो लेबर काम, ओ सॉरी, वहां पर काम होता है। 250 डे इन अ ईयर काम करते हैं, जिसमें हर एक दिन 8 घंटे काम करते हैं। अच्छा, अगर आप ये समझ गए तो आप ये बता सकते हो कि स्टैंडर्डली कितने घंटे का, स्टैंडर्डली टोटल कितने आवर्स काम करे हमने एक साल में। अब मुझे बताओ, हमने पूरे साल में कितने दिन काम किए? आपने कहा 250 दिन काम किए, और एक दिन में 8 घंटे। अगर एक दिन में 8 घंटे काम करते हो तो 250 दिन में कितने घंटे काम किए होंगे? मल्टीप्लाई कर देना, 2000 घंटे आ जाएगा, जो भी आएगा 2000 घंटे। तो इसका मतलब पूरे साल में आप कितने घंटे काम करते हो? 2000 घंटे काम करते हो। और ये क्या है? एक मशीन का डाटा है। देखो, हैज द यूजेज डाटा ऑफ अ मशीन, तो एक मशीन एक साल में 2000 घंटे काम करती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे समझने की कोशिश करते हैं। एक बार मैं कैलकुलेटर ले आता हूँ। ये तो मैंने ऐसे निकाल दिया था, देखो 250 दिन है और एक दिन में 8 घंटे काम होता है। हाँ सही निकाला है, 2000 घंटे काम होती है एक मशीन, एक साल में 2000 घंटे काम करती है। अब आगे बढ़ जाते हैं। कहता है हमारे पास 3 प्रोडक्ट है एक्स वाई जेड, और उन 3 प्रोडक्ट की एनुअल डिमांड दे रखी है हमारे को कि हाँ, प्रोडक्ट एक्स की मार्केट में 300 यूनिट की डिमांड है, प्रोडक्ट वाई की मार्केट में 400 यूनिट की, और प्रोडक्ट जेड की मार्केट में 500 यूनिट की डिमांड है। अब ये तो समझ में आ गया जी, हमें 300 यूनिट, 400 और 500 यूनिट इन तीनों प्रोडक्ट के चाहिए। अच्छा, अब ये समझो कि ये 300 यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगेंगे, क्योंकि हम आर्ट्स में बात कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि देखो, एक यूनिट को बनाने में 4 घंटे लगते हैं प्रोडक्ट एक्स के, और प्रोडक्ट वाई की एक यूनिट बनाने में 6 घंटे लगते हैं। सिमिलरली प्रोडक्ट जेड की एक यूनिट बनाने में 3 घंटे लगते हैं। तो अगर एक यूनिट बनाने में 4 घंटे लगते हैं, तो 300 यूनिट बनाने में कितने लगेंगे? 1200 घंटे। तो यहां जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को, तो हमें पता चल जाएगा हर एक प्रोडक्ट को बनाने में, इस डिमांड को पूरा करने में, यह प्रोडक्शन ऑब्जेक्ट, राइट, इस प्रोडक्शन ऑब्जेक्ट को पूरा करने में हमें कितने घंटे की जरूरत होगी। यह आ जाएगा टोटल आर। और एक मशीन अगर 2000 घंटे काम कर रही है और हमें टोटल 6000 घंटे चाहिए इन सभी प्रोडक्शन ऑब्जेक्ट को मीट करने के लिए, तो बताओ कितनी मशीन की जरूरत पड़ेगी? 3। एक मशीन 2000 घंटे काम करती है, तो 3 मशीन क्या करेगी? 6000 घंटे। तो नंबर्स ऑफ मशीन रिक्वायर्ड अब निकाल। तो पहला स्टेप आपका ये है कि सबसे पहले देखो उस प्रोडक्ट की, उस प्रोडक्ट के एनुअल डिमांड को मीट करने के लिए कितने आवर्स की रिक्वायरमेंट है। आइए सर, सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर प्रोडक्ट, ये 3 लिख लो, एनुअल डिमांड और प्रोसेसिंग टाइम। प्रोडक्ट एक्स वाई जेड, एनुअल डिमांड 300 यूनिट, 400 यूनिट और 500 यूनिट। इसके बाद प्रोसेसिंग टाइम, प्रोसेसिंग टाइम इन आर पर यूनिट, एक यूनिट में कितने टाइम लगता है वो आ जाएगा आपके पास। इधर 4 घंटे लगते हैं एक यूनिट में, 4 आर पर यूनिट कह रहा हूं मैं। इधर 6 घंटे लगते हैं एक यूनिट को बनाने में, और इधर 3 घंटे लगते हैं एक यूनिट को बनाने में। तो टोटल आर रिक्वायर्ड पता चल जाएगा, 4 6 3। अब आ जाएगा हमें टोटल आर रिक्वायर्ड, कितने घंटों की जरूरत है हमें, कितने घंटे हमें काम करने पड़ेंगे इस प्रोडक्शन ऑब्जेक्ट को मीट करने के लिए। तो भैया क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। इधर लगेंगे 1200 घंटे, इधर लगेंगे 2400 घंटे, इधर लगेंगे 1500 घंटे। तो टोटल कितने घंटे लग जाएंगे? 1200, 2400 और 1500, यह आ जाएगा जी 5100 आर, 51 आर। 5100 घंटे हमें लगते हैं इस प्रोडक्शन ऑब्जेक्ट को मीट करने के लिए। मतलब इन सभी यूनिट को बनाने में हमें टोटल कितने घंटे चाहिए? 5100 घंटे चाहिए। अब एक मशीन हमारे पास है, ठीक है जी, ये हमारा मान लो पहला स्टेप हो गया। अब हमारा दूसरा स्टेप, टोटल आवर्स वर्कड इन अ ईयर बाय वन मशीन।
एक मशीन कितने घंटे काम करती है एक साल में? हमने कहा देखो एक दिन में 8 घंटे काम करती है और एक साल में 250 दिन ही मशीन चलती है, तो 2000 घंटे काम करे। तो दोस्तों अगर एक मशीन 2000 घंटे काम कर रही है तो हमें 2 मशीन खरीदनी पड़ेगी, और अगर मैं 2 मशीन खरीदता हूं तो 4000 घंटे काम करेगी, है ना? तो हमें चाहिए 5100 घंटे कम से कम, तो 3 मशीन खरीदनी पड़ेगी। तो 3 नहीं, बेसिकली 2 पॉइंट लगभग 5 आ रहा है, पर 2.5 तो मशीन नहीं होती ना सर, या तो 2 खरीदोगे या 3 खरीदोगे, आधी मशीन खरीद सकते हो। तो क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड, ये आ गया ना। क्या लगाया हमने, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट टेक्निक लगाई। हमने कहा भैया कितनी आवर चाहिए आपको, आपने कहा 5100 घंटे की जरूरत है, और एक मशीन कितने घंटे काम करती है सर, 2000 घंटे काम करती है, तो हमें लगभग कितनी चाहिए, 5100 डिवाइड बाई 2000, 2.55। अब 2.55 तो दोस्तों नहीं होता, तो हमें लगभग 3 मशीन चाहिए, हमें लगभग 3 मशीन चाहिए अगर हमें 5100 आर काम कराने हैं, और इतने तो कराने पड़ेंगे अगर आपको ये डिमांड पूरी करनी है। दिस इज द क्वेश्चन। देखो जब आप चैप्टर का मतलब को अच्छे से समझ लेते हैं ना, फिर आप समझ में आता है कि यार ये क्वेश्चन अब इजी लग रहा है। अब विदाउट चैप्टर के मतलब समझे हुए ये क्वेश्चन करोगे तो आपको लगेगा यार क्या क्या निकाल क्या रहा हूं, करना कैसे है, ये समझ नहीं आएगी। तो चैप्टर इजी तब हो जाता है जब आप कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे से समझ पाते हो। ये हमारा हो गया जी पहला क्वेश्चन। इसमें मैं आपको 3 क्वेश्चन कराने वाला हूं। पहला ये कराऊंगा, ठीक है जी। दूसरा मैं आपको 6th कराऊंगा इस सेशन। इसके अंदर 2-3 चीजें हैं जो आपको समझनी जरूरी है। इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, यूटिलाइजेशन कैसे निकालते हैं, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आप करोगे। और एक 8वां क्वेश्चन कराऊंगा, ये क्वेश्चन पेपर में देखा भी गया है। ये 3 क्वेश्चन का टारगेट मैंने बनाया था रिवीजन के टाइम पे जो कराना है मुझे, ठीक है जी। ये वाला क्वेश्चन आप करोगे, इंपॉर्टेंट है, करके जाना है। सबसे पहले आते हैं 6ठे क्वेश्चन में। कहता है एक स्टील प्लांट है, हैज अ डिजाइन कैपेसिटी ऑफ 50,000 टन ऑफ स्टील पर डे। तो यहां पर हमें दे रही है टोटल कैपेसिटी स्टील की एक दिन की, भाई एक दिन में 50,000 टन स्टील डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक स्टील प्लांट है, पूरा बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है, और वो 50,000 टन एक दिन में स्टील बना सकता है। इफेक्टिव कैपेसिटी है 40,000 टन ऑफ स्टील पर डे, ओके। एंड एक्चुअल आउटपुट इज 36,000 टन ऑफ स्टील पर डे। तो हमें 2 चीज दे रखी है, एक है डिजाइन कैपेसिटी, एक है इफेक्टिव कैपेसिटी, और एक है एक्चुअल कैपेसिटी। अब ये बातें आपको मैं सीधा सीधा क्वेश्चन कराऊंगा फॉर्मूले लगाकर, ठीक है। मैंने कहा भाई इफिशिएंसी ऑफ प्लांट निकालो, एक्चुअल आउटपुट में ये करके ये करवा के और खत्म कर दिया, मैंने अपनी झंझट खत्म कर दी। क्या आपको समझ में आया? रिवीजन का मतलब क्या है? रिवीजन का मतलब ये है कि जो आप पढ़ रहे हो क्लास के अंदर एक्चुअली में आपके दिमाग में भी घुसना चाहिए वो चीज। अब आपको ये नहीं पता कि डिजाइन कैपेसिटी क्या होती है, अब आपको ये नहीं पता कि इफेक्टिव कैपेसिटी क्या होती है, और एक्चुअल आउटपुट तो चलो पता ही होगा एक्चुअल आउटपुट क्या होता है। फिर आपको ये नहीं पता कि इफिशिएंसी ऑफ प्लांट और यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है। जब आपको ये चीजें नहीं पता होगी और आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो पेपर में नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहां तो आपने कर लिया आंसर देखकर, पेपर में थोड़ा ना आंसर होगा, तब भूल जाओगे आप। इसलिए लॉजिक का होना बहुत जरूरी है। इसलिए रिवीजन में जब करा रहा हूं आपको, तो आपको बेसिक लॉजिक भी जरूर बताऊंगा कि हाँ भाई क्या है। तो आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये इफेक्टिव ये क्या है, ये इन चीजों का मतलब क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर। चलिए तो सबसे पहले हम फॉर्मूले के बारे में समझते हैं। देखिए एक होता है यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट, ठीक है सर, एक आपसे ही पूछ सकता है। दूसरा पूछ सकता है भैया इफिशियंसी ऑफ पूछ सकता है इफिशियंसी ऑफ प्लांट। अच्छा यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट कैसे निकालेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला है एक्चुअल आउटपुट अपॉन में डिजाइन कैपेसिटी, डिजाइन या फिर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, कभी डिजाइन लिखा जाता है कभी इंस्टॉल्ड लिखा जाता है। और क्योंकि ये परसेंटेज में निकलता है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करना। तो आपने भी तो फॉर्मूला लिखवा दिया, मतलब तो भी नहीं समझाया, तो मैंने कहा मैंने खत्म भी नहीं करा दोस्त। फिर आ जाएगा एक्चुअल कैपेसिटी, एक्चुअल आउटपुट अपॉन में इफिशियंसी नहीं इफेक्टिव कैपेसिटी, एक्चुअल आउटपुट अपॉन में इफेक्टिव कैपेसिटी। मुझे पता है जब हम दोस्त पढ़ाते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है कि स्टूडेंट को क्या नहीं आता होगा और क्या आता होगा। इन 4 वर्ड में से मेजरली मैं आपको बता देता हूं,
कि आपको किन वर्ड का मतलब नहीं पता होगा। आपको डिजाइन या इंस्टॉल कैपेसिटी का मतलब नहीं पता होगा जो पहली बार पढ़ रहा है, इफेक्टिव कैपेसिटी का मतलब नहीं पता होगा, इफिशियंसी और यूटिलाइजेशन का मतलब नहीं पता होगा, एक्चुअल का तो पता होगा कि इतना एक्चुअल आउटपुट जनरेट हमने किया। अब देखो ये फॉर्मूला भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जल्दी से, एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल ये है कि मान लो मैं दुकान पे गया और दुकान पे जाकर मैंने एक भाई से बोला कि भैया मुझे मुझसे मशीन चाहिए। तो उन्होंने कहा भैया क्या करना है, कौन सी मशीन चाहिए। मैंने कहा यार मुझे ना ये चीज प्रोडक्शन करनी है, प्रोडक्ट एक एक्स है उसका प्रोडक्शन करना है, तो इस प्रोडक्शन एक्स का मैं प्रोडक्शन कर पाऊं तो वो मुझे मशीन दे दो। उन्होंने कहा ये लो सर मशीन ले लो। तो उसने क्या करा, मशीन हमें दी। मैंने उससे पूछा भैया ये एक बात बताओ, ये एक दिन में कितने यूनिट का आउटपुट निकाल सकती है ये मशीन, मतलब एक दिन में कितने यूनिट आउटपुट ये जनरेट कर सकती है। तो मैं एक दुकान से मशीन खरीद के लाया और मैंने दुकान वाले से भैया बोला इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, वो एक दिन में कितने यूनिट निकाल सकते हैं। इसने कहा भाई 100 यूनिट पर डे ये निकाल सकती है। अब आप डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इस मशीन को चलाते हो। अगर आप इस मशीन को 8 घंटे लगातार काम करवाओ तो ये 100 यूनिट जनरेट करके दे देगी एक दिन के अंदर। ये हो गई मशीन की डिजाइन या फिर इंस्टॉल कैपेसिटी। जब मशीन बनी थी तो इतनी कैपेसिटी इसके अंदर डाल कर आई हुई है, डली हुई है कि एक दिन में 100 यूनिट निकालने की कैपेसिटी तो उसके पास है। तो इसको क्या बोला दोस्त, इसको बोला डिजाइन कैपेसिटी। पहला वर्ड क्लियर हो गया कि डिजाइन कैपेसिटी या फिर इंस्टॉल कैपेसिटी क्या होता है, वो देखो ऊपर लिखा है ना, डिजाइन या फिर इंस्टॉल कैपेसिटी। तो पहला तो आपको क्लियर हो गया कि एक मशीन है और वो मशीन की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, जब उसको नई नई खरीद के लाए तो दुकानदार ने हमें कहा कि 100 यूनिट पर डे इसका कैपेसिटी जनरेट लगता है। फिर हमने कहा कि भैया लेबर बताओ, हम अपने लेबर लेकर आ गए मशीन घर पर। हमने अपने लेबर से पूछा कि लेबर भैया आप ये बताओ कि आप ये मशीन, ऐसे तो ये मशीन 100 यूनिट एक दिन में निकाल लेगी, क्या आप ये 100 यूनिट निकाल लोगे। लेबर ही बड़ी शांति से बोला कि सर ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने कहा भाई क्यों नहीं हो सकता। तो लेबर ने कहा कि सर देखिए हम सुबह 8 बजे आएंगे और 8 घंटे हम लगातार तो काम नहीं कर सकते, हम इंसान हैं, हम मशीन नहीं। और इंसान को खाना खाने के लिए बीच में 1 घंटे का रेस्ट चाहिए। जिस घंटे हम खाना खाएंगे, जिस घंटे हमारा रेस्ट होगा तो उस टाइम मशीन बंद रहेगी और हम उसका काम नहीं कर पाएंगे, तो उस 1 घंटे की यूनिट तो नहीं बन पाएगी ना हमसे। ये क्या कहता है, मशीन 100 यूनिट पर डे तब निकाल पाएगी जब लगातार 8 घंटे मशीन चलेगी। अब हम बीच में 8 घंटे की शिफ्ट है हमारी, ठीक है, पर हम 8 घंटे लगातार काम नहीं कर पाएंगे, हमें 1 घंटे का बीच में रेस्ट चाहिए खाना वाना खाने के लिए, जिससे हम अच्छे से काम कर पाए। तो हमने लेबर की बात सुना, हमने कहा लेबर की बात जेन्युइन है यार, 1 घंटे का रेस्ट तो हमको चाहिए, और उस 1 घंटे के रेस्ट में जो मशीन नहीं चल पाए उतनी यूनिट नहीं बन पाएगी। तो लेबर कहते हैं कि सर देखो 100 यूनिट तो हम नहीं बना पाएंगे, वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि 100 यूनिट नहीं बना पाएंगे, पर हम 90 यूनिट बनाकर तैयार कर देंगे उन 8 घंटे की शिफ्ट में। देखा जाए तो हमने 7 ही घंटे काम किया, 1 घंटा तो हमारा बीच में रेस्ट था। तो हमने कहा ठीक है। इसने कहा भाई लेबर कह रहा है कि भाई 90 यूनिट में एक दिन में बना दूंगा, 90 यूनिट में एक दिन में इसको बनाकर तैयार कर दूंगा। तो लेबर ने कहा कि अगर मैं 100% इफेक्टिव 100% अपनी कैपेसिटी के 100% करूं यूटिलाइज, तो मैं, एक होता है लेबर की कैपेसिटी है 90 यूनिट निकालने की पर वो काम नहीं कर रहा ढंग से, तो उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं इसने ढंग से अपने आप को यूटिलाइज नहीं करा, 100% यूटिलाइजेशन नहीं करा। लेबर कह रहा है कि अगर मैं 100% अपना यूटिलाइजेशन करूं तो 90 यूनिट एक दिन में तो निकाल ही लूंगा। इसको बोलते हैं इफेक्टिव कैपेसिटी। क्या कहते हैं इसको, इफेक्टिव कैपेसिटी। अब अगली बात ये आती है कि जब लेबर ने काम करना चालू करा, उसने तो कहा था कि सर मैं 100% इफेक्टिवनेस से काम करूंगा तो 90 यूनिट एक दिन में निकाल दूंगा, पर एक्चुअल जो आउटपुट निकला है, एक्चुअली जो लेबर ने निकाला है आउटपुट, वो 80 यूनिट पर डे निकाला है। एक दिन में वो 80 यूनिट निकाल पा रहे हैं, एक्चुअल आउटपुट इसको बोलते हैं कि भाई कितना निकाला जा रहा है। वैसे तो वो कह रहा था कि सर 90 निकालूंगा, और अब वो कह रहा है कि 80 निकाल दिया, 80 निकाला, ये गड़बड़ क्यों हो गई, ये कम क्यों हुआ। तो हमने लेबर के पास गए और हमने लेबर से पूछा कि भैया बताओ ये कम क्यों हो गया। लेबर कहता है कि सर जब हम सुबह सुबह मॉर्निंग में आते हैं ना, लेबर खतरनाक है हमारा, वो सबका एक्सप्लेनेशन है उसके पास। लेबर कहता है कि सर जब हम सुबह सुबह मॉर्निंग में आते हैं ना, तो हमारे अंदर एक अलग ही जान होती है, हमारे शरीर के अंदर एक अलग ही लेवल होता है, काम करने का जोश होता है। और जैसे जैसे हम काम करते चले जाते हैं करते चले जाते हैं, तो शाम तक आने पे हम जो है थक जाते हैं। तो थक इसलिए जाते हैं कि लंच के बाद तो हमारा जोश रहता है, फिर शाम तक आने तक 5-6 बजे तक, 4 से 6 बजे के बीच में हमारी थकान हो जाती है, क्योंकि हम सुबह से काम कर रहे हैं।
और जब हम सुबह आते हैं तो हमारी जो काम करने की क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और जब हम शाम को होते हैं तो बहुत कम होती है। कि सुबह ऐसे क्यों होता है? क्योंकि हम रात को रेस्ट लेकर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आए होते हैं, और शाम को क्या होता है कि हम पूरे दिन काम कर रहे हैं तो हमारी क्षमता थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि हम थक जाते हैं, थकान हो जाती है। तो ऐसे केस के अंदर लेबर ने हमसे कहा कि सर जो इफिशियंसी के साथ हम सुबह काम करते हैं वो इफिशियंसी के साथ हम शाम को काम नहीं कर सकते। एज अ इंसान हम थक जाते हैं, और उतनी कैपेसिटी के साथ ही उतनी इफिशियंसी के साथ हम सुबह और शाम को कंपेयर नहीं कर सकते। इफिशियंसी थोड़ी कम हो जाती है, थकान हो जाती है। आप ये बात तब समझ पाओगे जब एक्चुअली में आप लेबर वाला काम करो। एक्चुअली में जो फिजिकल वर्क आप करते हो, मैंने अपने फादर की फैक्ट्री में काम करा है। 10वीं के बोर्ड का एग्जाम था, जब मैं अपनी फादर की फैक्ट्री में गया था, और वहां मैंने काम करना करा 1 महीने करा, उससे मैं हालत खराब हो गई थी। तो वही चीज मैं समझ सकता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सुबह जब आते हैं तो हमारे हाथ चलते हैं बहुत तेज, और शाम शाम तक हमारे हाथ धीरे धीरे हो जाते हैं, कि थकान हो जाती है। तो ये वो लोग समझ पाएंगे जब आप इफेक्टिवनेस से काम करें। आप जब एक फिजिकल वर्क करोगे तब आपको समझ, माइंड वर्क का खेल नहीं कह रहा हूं मैं, फिजिकल वर्क करोगे। जैसे सुबह की जो एनर्जी होती है मेरी, मैं अभी ये टीचिंग की बात कर लेता हूँ। अभी अर्ली मॉर्निंग में क्लास ले रहा हूँ, मेरी एनर्जी बहुत अच्छी है, इतनी अच्छे से मैं बोल रहा हूँ, आज कर पा रहा हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। राम को शाम को रात वाली क्लास में इतने अच्छे से नहीं बोल पाता मैं, क्योंकि थकान हो जाती है बोल बोल। तो उसने कहा सर एक्चुअली हम ये निकाल पाए, रीजन मैंने आपको बता दिया कि हमारा सुबह की जो एफिशिएंसी है और शाम की एफिशिएंसी में फर्क आ जाता है। हमने कहा कोई बात नहीं, ये एक जेन्युइन पार्ट है। तो तीनों का मतलब तो पहले सीख लिया, 1, 2 और 3, ये फॉर्मूले का। अब फॉर्मूला समझते। फॉर्मूला में कहता है कि एक बात बताओ, लेबर कह रहा है कि अगर मैं 100% कैपेसिटी से काम करूं तो मैं 90 यूनिट बना दूंगा, पर एक्चुअली में उसने 80 यूनिट बनाई। तो उसने बताओ इफिशियंसी अपनी ज्यादा है इफिशियंसी उसकी या कम है? इफिशियंसी मतलब कितना उसने अच्छा काम करा है या अपनी कैपेसिटी से कम काम किया, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम किया या कम काम किया। हमने कहा कम किया, 90 बोला था, 80 करा है तो कम किया। तो कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मैं 90 को ऊपर रखूं और 80 को नीचे रखूं, मल्टीप्लाई बाय 100 करूं, तो इससे क्या आंसर आता है? और अगर मैं ये 80 को ऊपर रखूं और ये 90 को नीचे करूं, इससे मल्टीप्लाई बाय 100 करूं, तो इससे आंसर क्या आता है? जब भी आप कभी फंस जाओ, फॉर्मूला नहीं समझ में आए, तो दो ही चीज होगी। या तो आप कहोगे यार फॉर्मूला मुझे याद नहीं आ रहा, तो अब दो ही चीज हो सकती है। या तो आप कहोगे एक्चुअल ऊपर आएगा, इफेक्टिव नीचे आएगा, या इफेक्टिव ऊपर आएगा, एक्चुअल नीचे आएगा। यही तो हो सकता है। अरे आप ये बताइए, अगर आपको चीजें समझ नहीं आ रही, आप समझ नहीं आ रहे कि एक्चुअल आउटपुट ऊपर था या इफेक्टिव नीचे था, या इफेक्टिव ऊपर था एक्चुअल नीचे था, आप समझ नहीं पा रहे, तो आप क्या करो, दोनों को रखकर देख लो। जैसे मैंने दोनों को रखकर देख लिया कि भैया मुझे समझ नहीं आ रहा कि इफेक्टिव कैपेसिटी ऊपर था फॉर्मूले में या नीचे था, समझना है। तो मैंने क्या करा, एक बार इफेक्टिव को ऊपर रखा और एक्चुअल को नीचे रखा, और एक बार एक्चुअल को ऊपर इफेक्टिव को नीचे रख दिया। अब मैंने कैलकुलेट करा 90 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाय 100 करा, तो ये 112% आ रहा है, 112.5% आ रहा है। और जब मैंने इसको करा तो 80 डिवाइड बाई 90 मल्टीप्लाई बाय 100, 80 डिवाइड बाई 90 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 88.8%। तो मुझे बताओ, अब आप खुद सोचो कि भैया लेबर ने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम किया या कम काम किया? कम काम किया, तो इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। तो आपका आंसर कौन सा है? ये सही है, क्योंकि ये तो कह रहा है ज्यादा हुआ है, तो ये तो हुआ ही नहीं एक्चुअल में, हमें साफ साफ दिख रहा है 90 करना था 80 करा है, तो उसने अपनी एफिशिएंसी से कम काम किया। तो जो लेबर ने काम किया है प्लांट का, जितना बोला गया था उससे कम काम किया है, तो उसने कहा 90 करूंगा, तो उसने 80 करा, 80 डिवाइड बाई 90 इंटू 100। अब आया समझ में? ये एक्चुअल ऊपर रखेंगे, इफेक्टिव नीचे रखेंगे, तब पता चलेगा लेबर ने अपने कैपेसिटी से कम काम किया है, इफिशियंसी निकल जाएगी लेबर की। अब आ जाता है यूटिलाइजेशन। भाई प्लांट में कहता है कि हमने 100 यूनिट प्लांट की कैपेसिटी है, मैक्सिमम 100 यूनिट निकालने की। लेबर कहता है जी हम नहीं निकाल पाएंगे 100 यूनिट, 90 निकाल पाएंगे हम, बीच में हमें रेस्ट भी चाहिए। तो बताओ लेबर प्लांट की कैपेसिटी को, प्लांट की जो कैपेसिटी है 100 यूनिट की, उस कैपेसिटी से ज्यादा यूज कर पा रहा है या कम कर पा रहा है? सर कम कर पा रहा है, तो कम के लिए क्या करना होगा? कम वाला ऊपर रखना होगा, ज्यादा वाला नीचे रखना होगा। पर एक्चुअली में आप देखो कि लेबर ने कहा तो ये था, पर एक्चुअली में तो ये यूज करा। अगर आप 90 से कैलकुलेशन करोगे तो आप कहोगे लेबर ने कहा था 90 निकाल देंगे, तो लेबर ने 90% कैपेसिटी से अपने यूटिलाइजेशन करा, और करा कहां? अरे 80 तो करा। समझने की कोशिश करो, मैं कह रहा हूं कि मैं प्लांट 100 यूनिट बना सकता है ना, मैं 90 बना दूंगा। तो आपने आगे जवाब दे दिया कि 90% हमारा यूटिलाइजेशन हो रहा है प्लांट, पर एक्चुअल आउटपुट तो निकल रहा है 80। तो लेबर 90% यूटिलाइजेशन कहां करा? मतलब जो प्लांट है उसका यूटिलाइजेशन 90% कहां करा? 80 तो करा। तो 100 में से कह क्या क्या रहे हो आप? कहते तो 90 हो, पर कर तो ना पाते हो, अब कर तो 80 रहे हो।
इसका मतलब लेबर जितना एक्चुअल आउटपुट निकालेगा और जितना होना चाहिए था, मतलब 100 यूनिट निकल सकती थी और आपने एक्चुअली में कितना निकाला 80, तो इसका मतलब आपने 80% यूटिलाइजेशन करा। अगर आपका यूटिलाइजेशन कम है तो भाई कम वाले को ऊपर रखा जाएगा और नीचे को रखा जाएगा ज्यादा। तो 80 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कट गया, 80% आपके पास आ गया। समझ में आ गया? तो अगर आपको इफिशियंसी बढ़ रही है तो बड़ा बड़ा अमाउंट ऊपर आना चाहिए, अगर आपकी इफिशियंसी घट रही है, यूटिलाइजेशन कम है, तो कम अमाउंट जो है वो ऊपर आएगा। तो यहाँ पर इफिशियंसी देखो कम हो रही है तो 80 ऊपर आएगा और 100 नीचे आएगा। तो यहां से यहां का कंपैरिजन होता है यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन, यहां से यहां का कंपैरिजन होता है इफिशियंसी ऑफ मशीन प्लांट। दिस इज द लॉजिक ऑफ दिस चैप्टर, मतलब चैप्टर 11 इस क्वेश्चन का। और आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब ये कह रहा है कि देखिए डिजाइन कैपेसिटी है 50,000 टन। अब तो आप सीधा सीधा निकाल दोगे, अब आपको जरूरत ही नहीं है। डिजाइन कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी प्लांट की कितनी है, 50,000 टन है। ठीक है सर। इसके बाद वो कह रहा है कि जी इफेक्टिव कैपेसिटी कितनी है, वो लेबर कहता है इफेक्टिव कैपेसिटी का मतलब क्या है, लेबर कह रहा है कि देखो 50,000 तो मैक्सिमम कैपेसिटी है प्लांट की, बट मैं इतना तो निकाल ही दूंगा अगर मैं 100% काम करूं तो। 40,000 कैपेसिटी है, कह रहा 40,000 टन तो निकाल ही लूंगा, पर उसने एक्चुअली में कितना निकाला, 36,000। एक्चुअल आउटपुट कितना है, 36,000। तो हम क्या करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे, एक कंपेयर इससे ये करेंगे, एक कंपेयर इससे ये करेंगे। बात समझ में आ गई? जब हम कंपेयर ऊपर से ये करते हैं इसका मतलब होता है यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट। अब जब कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होती है ना तो फॉर्मूला फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें आंसर हमें समझ में आ जाता है कि देखो 36,000 टन आपने निकाला पर उसकी कैपेसिटी 50,000 थी और आपने एक्चुअल में 36,000 निकाला, तो कितना परसेंट आपने यूटिलाइज करा प्लांट का। प्लांट 50,000, अगर आप 50 का 50 निकालते तो हम कहते हैं 100% यूटिलाइज हो गया, और आपने कम निकाला। 36 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई बाय 100, 70% का 72% का आपने यूटिलाइजेशन करा। अच्छा, ये तो हो गया प्लांट की यूटिलाइजेशन। अब यहां से यहां करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इफिशियंसी ऑफ लेबर, कि लेबर कह तो रहा था अब करा इतना उसने, तो लेबर की इफिशियंसी क्या है, इफिशियंसी ऑफ प्लांट बोल लो या इफिशियंसी ऑफ लेबर। क्या आ जाएगा, 36,000 एक्चुअल में निकाला, वो कह रहा था 40 निकाल दूंगा पर 36 निकाला, तो उसने कम करा ना, तो कम वाले को ऊपर रखा जाएगा। 36 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई बाय 100, 90% उसने यूज करा, बस अपने से अपनी कैपेसिटी से 90% करा। क्लियर? अब आपको इससे पता चलता है, इससे ये समझ में आता है, देखिए रिवीजन में भी आपको समझ में आ गया ना लॉजिक। हालांकि वो जो रिवीजन जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है ना, ये वाली बात, ये चीज मैं कराता नहीं रिवीजन में, क्योंकि ऑलरेडी मैं पेड में करा चुका। बस मुझे इस बात का हो जाता है कि यार सेल्फ वाले कैसे करें, इसलिए मैंने ये सिखा दिया, क्योंकि ये ना इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया भी हुआ है, तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए। इसलिए ये डिटेल लॉजिक मैंने आपको समझाया ना, ये सेम पेड वाली क्लास का। तो सेल्फ वाले का मुझे थोड़ा वो हो जाता है कि यार वो कैसे करें। ठीक है, ये वाला आपको करना है खुद से, और ये वाला देखो क्या कहता है, ये क्वेश्चन देखिए, इसका देखिए क्या कहता है। चलिए देखिए, ये वाला क्वेश्चन वो स्टूडेंट कर पाएगा जिसने ग्रुप 1 पढ़ के आ चुका है, और मेजरली स्टूडेंट ग्रुप 1 पढ़कर आ जाते हैं, और मार्जिनल कॉस्टिंग अपने ग्रुप 1 में पढ़ी थी, तो वहां पर आपने ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ा था। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं होता है। ठीक है जी। अब ब्रेक इवन पॉइंट का आपने फॉर्मूला भी पढ़ा था। फॉर्मूला होता है ब्रेक इवन पॉइंट का, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने का भी फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं सेल पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इस तरीके से भी निकलता है आपके पास कंट्रीब्यूशन। ठीक है जी। अब सबसे पहले आपसे बोल रहा है कि देखिए हमारे पास एक मैनेजर है जिसने डिसाइडेड अबाउट द नंबर ऑफ मशीन टू बी परचेज। उसको कितनी मशीन खरीदनी चाहिए, उसको ये डिसाइड करना है कि कितनी मशीन उसको चाहिए और कितनी मशीन वो खरीदेगा। परचेज ऑफ मशीन, 2 मशीन और 3 मशीन। वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है कि यार उसको 1 मशीन खरीदनी चाहिए, 2 खरीदनी चाहिए, 3 खरीदनी चाहिए। अच्छा, कहता अगर वो 1 मशीन खरीदेगा तो 12,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट आएगी, और वो मशीन ज्यादा से ज्यादा 300 यूनिट का आउटपुट जनरेट कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं बन सकती वो मशीन। अगर वो 2 मशीन खरीदेगा तो 15,000 का फिक्स कॉस्ट आएगा, और वो ज्यादा से ज्यादा 600 यूनिट तक का आउटपुट जनरेट कर सकती है। 300 एक मशीन, 300 दूसरी मशीन, 600। और अगर वो 3 मशीन खरीदता है तो 300 300 300 मैक्सिमम 900 यूनिट का आउटपुट जनरेट कर सकती है, और इसकी फिक्स कॉस्ट। इसके बाद हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी दे रखा है, और रेवेन्यू को बोलता है सेल पर यूनिट भी आपको दे रखा है, 50 रुपए। और तो सेल में से जब वैल्यूएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। तो आपसे कह रहा है कि भाई तीनों ही केस के अंदर आप क्या निकाल के दिखाओ,
तीनों ही केस के अंदर आप ब्रेक इवन पॉइंट निकाल के दिखाओ। तो आइए सबसे पहले तो मैं निकालता हूं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। देखिए अब मेरे को ब्रेक इवन समझाने की जरूरत नहीं है, ब्रेक इवन सभी स्टूडेंट ने पढ़कर आए हुए हैं, बस फॉर्मूला बताना है क्या होता है क्या नहीं होता वो नहीं बताना। ब्रेक इवन का मतलब आपको सभी को पता है कि एक्चुअल में होता क्या है। तो जी क्वेश्चन कर रहे हैं, सबसे पहले हमें यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट, हमारे पास रिवेन्यू सेल पर यूनिट दे रखा है, रिवेन्यू को हमने सेल माना है, सेल हमें पर यूनिट दे रखा है 50, और यहाँ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमें कितना दे रखा है 20 रुपए दे रखा है जी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 20 रुपए, क्या आ जाएगा जी 30 रुपए, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब ये क्यों चाहिए, क्योंकि सर जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है यूनिट में निकालने के लिए, अच्छा यूनिट में निकालने के लिए ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है नीचे कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखते हैं, और अगर अमाउंट पे चाहिए तो पीवी रेशियो करते थे, यहाँ यूनिट की है, फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये होता है सर फॉर्मूला ब्रेक इवन पॉइंट का। ठीक है सर, अब हमारा हर एक केस के अंदर हमें क्या चाहिए ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, तो हमने पहला वाला केस नंबर 1 ले लिया फॉर 1 मशीन। अगर आप एक मशीन खरीदते हो तो एक मशीन में आपका ब्रेक इवन पॉइंट कहां पर आता है, जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो एक मशीन का ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, फिक्स कॉस्ट चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट में फिक्स कॉस्ट चाहिए, अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए, राइट। देखिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो सब में एक ही है 30, फिक्स कॉस्ट 1 मशीन की दे रखी है 12,000, 12,000 दे रखी है और कंट्रीब्यूशन 30 ही है, तो आपका यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा 3 चौक 12, 4,000 रुपए का ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। 400 यूनिट का ब्रेक इवन पॉइंट मतलब अगर हम एक मशीन खरीद के प्रोडक्शन करते हैं तो मैक्सिमम वो 300 यूनिट जनरेट करेगी, और 400 यूनिट पे ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब अगर 400 यूनिट से कम यूनिट बनाकर बेची तो लॉस है, और 400 बेचेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस, 400 से ऊपर बेचोगे तो ही प्रॉफिट। तो एक मशीन खरीदने का तो बेनिफिट डूबने को दिख नहीं रहा, क्योंकि एक मशीन खरीदेंगे तो 300 यूनिट ही बना पाएगी, और 300 यूनिट तक 400 यूनिट तक तो लॉस ही है, 399 यूनिट तक लॉस ही लॉस है। तो एक मशीन खरीद देकर उसको, एक मशीन खरीदो उसमें सारी यूनिट बना दो 300 की 300 जब मैक्सिमम कैपेसिटी है, उसको बेचोगे तब भी लॉस हो जाएगा, तो एक मशीन का तो कोई मतलब बनता ही नहीं। ठीक है जी, अब आ जाते हैं केस नंबर 2 के अंदर, जहां पर हम ब्रेक इवन पॉइंट देख रहे हैं 2 मशीन का और 2 मशीन। अब मैं हर बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, एक बार मैंने लिख दिया है, अब डायरेक्ट थोड़ा करके दिखाता हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट है, फिक्स कॉस्ट है इसकी 2 मशीन की 15,000 रुपए, और वो कॉन्ट्रीब्यूशन है 30, क्या आ जाएगा जी 500 यूनिट का ब्रेक इवन पॉइंट। इसमें कुछ बेनिफिट मुझे दिख रहा है, बेनिफिट ये दिख रहा है कि अगर मैं 2 मशीन खरीदता हूं तो मैक्सिमम कितने यूनिट का मैं प्रोडक्शन कर सकता हूं, 600 यूनिट का कर सकता हूं, और अगर मैंने 600 यूनिट बनाकर बेची तो 500 तक तो ब्रेक इवन है, और 500 जितनी ऊपर यूनिट बनाकर बेचोगे उसमें प्रॉफिट हो जाएगा, तो 100 यूनिट पे मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा अगर मैं 600 बनाकर बेचता हूं तो सेकंड 2 मशीन खरीदने का कहीं ना कहीं बेनिफिट मुझे दिख रहा है 100 यूनिट पे, 100 यूनिट पे बेनिफिट दिख रहा है। 500 ब्रेक इवन है, वहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस, और 500 जितना ऊपर बेचोगे तो मैक्सिमम कितना बेच सकते हो 600 तक, तो 100 यूनिट पे कहीं ना कहीं मुझे प्रॉफिट होगा, कंट्रीब्यूशन आएगा, तब ना कहीं अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। अब ब्रेक इवन पॉइंट देखते हैं 3 मशीन, तीसरी मशीन का केस नंबर 3 और 3 मशीन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म। ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ जाएगा, पहली वाली में है इसमें फिक्स कॉस्ट है 21,000 रुपए डिवाइड बाय 30, ये हो गया 700 यूनिट। तो इसमें भी मेरे को बेनिफिट लग रहा है, क्या बेनिफिट है कि अगर मैं 900 यूनिट बनाकर बेचूंगा, अगर मैं 900 यूनिट बनाकर बेचता हूं तो 200 यूनिट का बेनिफिट हो जाएगा, मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा 200 यूनिट पर, क्योंकि 700 पे तो ब्रेक इवन है, 700 में जितना ऊपर बेच पाओ कितना 900 तक, तो हमें बेनिफिट हो जाएगा। तो ये जो हमारा डिसीजन है ये इस बेस पर नहीं होने वाला, डिसीजन हमेशा होता है डिमांड के बेस पर। हमने तो अभी ले लिया कि इसमें 100 यूनिट का बेनिफिट हो सकता है, इसमें 200 का, उसमें तो लॉस हो सकता है 100 यूनिट का, पर डिमांड कितनी आ रही है तो बताओ भाई, मैं 900 क्यों क्या करूंगा बनाकर, जो डिमांड ही नहीं है 900 की। तो इसलिए बी वाले पार्ट में हमें ये बताया गया कि हमारी डिमांड कितनी आ सकती है, तो हमारे बी वाले पार्ट में बताया गया कि डिमांड जो है वो 600 से 650 यूनिट के बीच में रहेगी। तो अब अगर बताओ कि अगर 600 से 650 यूनिट के बीच में रहेगी तो कितनी मशीन खरीदने का बेनिफिट है, अब आपको बताना पड़ेगा डिसीजन। ठीक है सर, अब मुझे बताओ, अगर मैं पहला वाला पार्ट देखो 600 यूनिट बनानी है, 600 यूनिट का तो डिमांड है, तो ये पहले वाले क्वेश्चन में तो डिमांड पूरी कर ही नहीं पाएंगे, 600 यूनिट की डिमांड है,
तो पहला वाला तो गया, एक मशीन खरीद का फायदा नहीं है क्योंकि वो 300 ही बना पाएगा। दो मशीन खरीद के फायदा हो सकता है क्योंकि 600 डिमांड पूरी कर सकता है, उसमें 100 का प्रॉफिट भी हो सकता है, 500 का ब्रेक इवन है। तीसरी मशीन में क्या देखो, तीसरी मशीन में अगर मैं 3 मशीन खरीदता हूं तो मैक्सिमम कैपेसिटी में 900 यूनिट बनाऊंगा, और 900 यूनिट बनाऊंगा और डिमांड है 600 की, तो एक्स्ट्रा 300 यूनिट बनाकर मेरा फायदा क्या होगा, एक्स्ट्रा 300 यूनिट बनाकर मेरा क्या बेनिफिट होने वाला है। अगर मैं तीन मशीन लेता हूं, 2 मशीन में मैं 600 यूनिट बनाकर दे सकता हूं, तो मैं तीसरी मशीन क्यों खरीदूं भाई, अलग से 300 यूनिट बनाकर रखने का फायदा क्या है। सर मान लो अगर डिमांड 600 की जगह 650 होती तो 600 तक तो यहां पूरी कर सकता है, तो यहां 50 की डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे, तो कोई बात नहीं, 50 यूनिट का प्रॉफिट तो नहीं होगा, बाकी 100 का तो प्रॉफिट होगा। और यहां वाले में क्या करोगे, यहां वाले में आप क्या करोगे, ब्रेक इवन 700 में है, अगर आप 650 बनाकर भी बेच दोगे तब भी लॉस हो जाएगा क्योंकि 700 में तो ब्रेक इवन है। थर्ड वाले में देख रहे हो आप, थर्ड वाले में 700 यूनिट पे ब्रेक इवन है। अगर मेरी 650 यूनिट की डिमांड आती है और मैं 3 मशीन खरीद लूं, तो 3 मशीन खरीदने पर 700 यूनिट बनाकर बेचनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए, 700 से ऊपर बेचोगे तो प्रॉफिट होगा, और डिमांड सिर्फ 650 की है। क्या आपको सही रहेगा 3 मशीन खरीदना 700 में, तो 3 मशीन खरीदने के बाद जब 650 यूनिट बनाओगे तो लॉस ही लॉस है, क्योंकि 700 में ब्रेक इवन, और पहली मशीन पे डिमांड पूरी नहीं हो रही। तो यहां एक ऐसा पॉइंट है कि जो हमारा डिसीजन है बी पार्ट का, इट इज बेनिफिशियल टू परचेज 2 मशीन, to purchase 2 machine to meet the profit, to meet the demand and generate profit on above of 500 यूनिट, क्योंकि 500 यूनिट तो ब्रेक इवन है, तो 500 से ऊपर जितना बेचोगे 600 तक बेचोगे तो 600 तक में 100 का आपका जनरेट कर सकते हैं, प्रॉफिट दे सकता है, तो 6, क्योंकि तीसरी मशीन इसलिए नहीं क्योंकि 700 में ब्रेक इवन है, 600 की डिमांड है, 650 की डिमांड है। सर मान लो अगर 650 की डिमांड आ जाती तो भैया कुछ नहीं करना, 600 बना कर दो और 50 को मना कर दो, तब भी तो फायदा है 100 यूनिट का। 50 कस्टमर को मना कर दो भाई, हम नहीं कर पाएंगे, हमारी कैपेसिटी नहीं है उतनी, 600 तो दे पाओगे, और 500 में ब्रेक इवन है तो 100 में आपका बेनिफिट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है दोस्त, ये ब्रेक इवन के बेस पर था, तीनों का हमने ब्रेक इवन में निकाल के दिखा दिया और साथ में हमने एडवाइस भी दे दी। तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट पहले में कितना आया, इनको सब बोल दो, पहले में 400, दूसरे में 500, तीसरे में 700, ये आ गया। और इसका एडवाइस क्या है लास्ट में एडवाइस है मैनेजर शुड चूज 2 मशीन एंड प्रोड्यूस 600 यूनिट, है ना। ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन है तीनों का कि हमने पहली 1 मशीन क्यों नहीं खरीदी उसका रीजन बताओ, हम 3 मशीन क्यों नहीं खरीदे उसका रीजन बताओ, जो मैंने आपको बताया 1 मशीन खरीदेंगे तो डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे, ओके, और लॉस भी हो जाएगा, ब्रेक इवन 400 पे है। 3 मशीन इसलिए नहीं खरीदेंगे क्योंकि ब्रेक इवन 700 पे और डिमांड सिर्फ 650 की आई है, तो वहां भी लॉस हो सकता है, इसलिए 2 मशीन खरीदना बेनिफिशियल है, जहां पर हम डिमांड पूरी करके प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। और इस तरीके से आपका कैपेसिटी प्लानिंग वाला चैप्टर अब खत्म हो गया, आ गया। तो कैपेसिटी प्लानिंग के बाद जो हमारा अगला चैप्टर है, दिखा दूं आपको, अगला चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फैसिलिटी लोकेशन एंड लेआउट। इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो हम देख लेंगे। ये देखो, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जो ये नहीं, ये नीचे है, नीचे ये वाले, कई बार इन क्वेश्चन से ही पूछ लेता है, तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। और इसके बाद जो अगला प्रैक्टिकल हमारा चैप्टर है वो है हमारा ईबीक्यू, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, ठीक है जी। जो भी प्रैक्टिकल पार्ट होगा उसका रिवीजन मैं आपको कराऊंगा। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।